So first chapter is why and how constitution. So why we need constitution and how constitution is made, or how you can say constitution can do work in the democracy. Okay, so let's have an introduction first. And introduction of this book is very important. ठीक है, तो जो इंट्रोडक्शन है इस बुक का वो बहुत इंपॉर्टेंट है. देखेंगे क्या कहना चाह रहे हैं इंट्रोडक्शन में. This book is about the working of Indian Constitution. In the chapters that follow, you will read information about various aspects of working of our Constitution. You will learn about various institutions of governments in our country and their relationship with each other. Clear? But before you begin to read about elections, governments and presidents and prime ministers, it is necessary to understand that the entire structure of government and the various principles that bind institutions of government have their own origin in the Constitution of India. क्लियर? तो ये जितने भी चीज़ें हैं आप पढ़ोगे अभी, तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से कहाँ से पैदा हुई हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आई हैं. तो आप इस चैप्टर में आप क्या क्या देखेंगे? आप सबसे पहले देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, उसका मतलब क्या है. ठीक है, तब आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है आपकी सोसाइटी में. देन आप उसके बाद पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो पावर एलोकेट की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जो आपको मिलती है गवर्न करने के लिए सोसाइटी को, वो कैसे मिलती है. उसके बाद आप पढ़ेंगे व्हाट वाज द वे इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड. तो ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम पहला टॉपिक है हमारे पास. तो फर्स्ट है हमारे पास वाई डू वी नीड इन कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है. तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एक तरीके से हो गया आपके पास सेट ऑफ रूल्स. ये तो मतलब हुआ कि जो आपके रूल्स हैं उनको जब आप सेट कर लेते हैं तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है. तो उनकी ज़रूरत क्या होती है? अब ज़रूरत उसकी ये होती है कि अगर आप इंडिया की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रिलीजन रहते हैं. ठीक है, और जब आपको पता है कि जब डिफरेंट रिलीजन होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिफरेंट जब रिलीजन होते हैं तो उनके बीच में क्या, जो उनके इंटरेस्ट होते हैं, जो उनकी थिंकिंग होती है, जो उनकी आइडियोलॉजी होती है, जो उनकी हॉबीज़ होते हैं, वो भी क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. तो जब डिफरेंट होते हैं तो आपको पता है सोचने का जो तरीका होगा वो डिफरेंट होगा. ठीक है, आपको लगेगा कि सपोज़ ए चीज़ सही है बट दूसरे ग्रुप को लगेगा कि नहीं ए गलत है और बी सही है. तो हर एक का जो डिफरेंट आइडियोलॉजी इसमें हो सकता है. तो उन सब को किसी एक जगह पर रख पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है. तो एक जगह पर रहने के लिए क्या चीज़ बनाया गया है? एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है जिससे कि वो अपने इंटरेस्ट को तो देखें पर वो दूसरे के इंटरेस्ट को हार्म ना पहुंचा पाएँ. अब देखिए, तो आपका जो हेडिंग था वो मैंने आपको बताया कि क्या है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, उसके फंक्शंस क्या हैं, वो सब हम देखेंगे. सोसाइटी में उसका परफॉर्मेंस कैसा होता है. ठीक है, सेकंड है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है? आपका कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस देता है. वही चीज़ मैंने अभी जो डिस्कस करी, इतने सारे डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ रिलीजन्स हैं, लोग हैं, ठीक है, उनके बिलीव्स हैं, सबको एक साथ कोऑर्डिनेट करना और सबको एक एश्योरेंस देना कि भाई आप लोग एक जगह पर रह सकते हैं. ठीक है, अपने जो रिलीजन है उसको आप फॉलो कर सकते हैं बिना दूसरे के इंटरेस्ट को हार्म पहुंचाए. तो इन सब को एक जगह पे सिक्योर करना, यही काम है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का. तो इस पॉइंट में आप इस चीज़ को पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले काम क्या करता है जो आपका देखेंगे यहाँ पे. सबसे पहला जो काम है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है? द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ द मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहला रूल क्या है कि जब आपके पास डिफरेंट टाइप के लोग एक जगह पे हैं, डिफरेंट रिलीजन हैं, कास्ट हैं, ठीक है, तो उन सब को एक जगह पे बनाने के लिए कुछ तो कॉमन चीज़ चाहिए. तो वो कॉमन चीज़ कौन होता है आपका? वो कॉमन चीज़ ही आपका क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको सब मानते हैं. ठीक है ना, और सब उस चीज़ को फॉलो करते हैं. अगर वहाँ पे लिखा है कि आप इस बाउंड्री को पार नहीं कर सकते, तो इस बाउंड्री को ना इधर वाला पार करेंगे ना इधर वाले पार करेंगे. ठीक है, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी कास्ट के हों, अगर कहा गया है नहीं पार करेंगे आप इसको, तो इसको कोई पार नहीं करेगा. तो ये क्या हो गया? इसने एक क्या बनाया? एक कोऑर्डिनेशन बनाया अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, जिससे कि सारे सोसाइटी के लोग उसको फॉलो करते हैं. तो एक कोऑर्डिनेशन आ गया कि सब लोग उस चीज़ को मान रहे हैं. क्लियर हो गया इतना आपको?
अब देखिए हमारे पास अगला टॉपिक है, हमारे पास स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। अब आपको पता है डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो भी आपके रूल्स होते हैं वो बाय द पीपल होते हैं। अब बाय द पीपल कैसे होते हैं, आपके यहाँ देखिए एमएलए के इलेक्शन होते हैं, एमपी के इलेक्शन होते हैं, और डेमोक्रेसी में आपके क्या होता है, इनडायरेक्ट आपके वो आपके जो आगे के जो पीएम होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं, आपके जो लीडर्स होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आपके ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यही उनको इलेक्ट करते हैं। तो फिर वो वही जाके आपके क्या करते हैं, आपके रूल्स को सेट करते हैं सोसाइटी के लिए। तो आपका जो डिसीजन ऑफ पावर है वो एक्चुअली किसने दिया है, कैसे दिया है, और कितनी उनको पावर दी गई है, कितने लिमिट उसको किया गया है, ठीक है, वो हम इसमें देखेंगे। चलिए देखते हैं। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बॉडी है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, जिसके अंदर प्रिंसिपल है कि कोई भी स्टेट आपका किस तरीके से गवर्न होगा, उसको आप कैसे अब चलाएंगे। बट वट शुड दीज फंडामेंटल रूल्स बी, तो वो रूल्स क्या होने चाहिए, ठीक है, एंड वट मेक्स दैम फंडामेंटल। वेल, द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल हैव टू डिसाइड who gets to decide what the laws govern the society should be। तो वही चीज़ हमने कहा कि आप रूल तो बना लेंगे पर वो बनाएगा कौन, ठीक है। आप कहोगे कि कुछ लोग बनाएंगे, तो उन लोगों को कौन चुनेगा, और उन लोगों को चुनने की पावर कहाँ से मिलेगी, ये भी तो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए। एमएलए एमपी आप चुन रहे हैं, तो आप चुन रहे हैं ना, तो आपको ये पावर कहाँ से आ गई है आप चुनने की, ठीक है। तो ये चीज़ हम इसमें देखेंगे आगे। You may want rule X, but other may want rule Y. How do we decide those rules or preferences should govern us? क्लियर हो गया। अभी हमने इससे पहले वाले में पढ़ा था कि आपको लगेगा कि ये सही है, दूसरे को लगेगा ये सही है। वही बात वो यहाँ पे कह रहे हैं, एक सोसाइटी को लगा कि ये रूल सही है, दूसरी सोसाइटी को लग रहा है ये रूल गलत है, तो वो अप्लाई कैसे होगा, तो वो बनेगा कैसे, वर्क कैसे करेगा सोसाइटी में। क्लियर। यू मे थिंक द रूल्स यू वांट एवरीवन टू लिव बाय आर द बेस्ट, बट अदर्स थिंक दैट देयर रूल्स आर द बेस्ट। क्लियर। हाउ डू वी रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट, तो ये डिस्प्यूट कैसे सुलझेगा, कोई कहता है कुछ और कोई कह रहा है कुछ। सो इवन बिफोर यू डिसाइड वट रूल शुड गवर्न दिस ग्रुप, यू हैव टू डिसाइड हु गेट्स टू डिसाइड। ये हम तो बात करें, पहले अगर आप रूल्स बनाएंगे कि कौन रूल बनाएगा, उससे पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि उन कौन सेलेक्ट करेगा जो रूल बनाएंगे। क्लियर। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू प्रोवाइड द आंसर टू दिस क्वेश्चन, तो कॉन्स्टिट्यूशन इसका आंसर देगा, क्योंकि आपको पता ही है आंसर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, पावर दिया है आपको, एलोकेट किया है पावर सोसाइटी को, लोगों को, जिससे कि वो अपने क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, और देन आपके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही आपको क्या करते हैं, आपके डिसीजन मेकिंग के लिए आगे लीडर्स को सेलेक्ट करते हैं। तो पावर ऑफ जो आपको डिसाइडिंग है वो किसको दिया गया है, पीपल गेट टू डिसाइड। पीपल को आपकी पावर दी गई है जिससे कि वो डिसाइड करते हैं कि रूल्स कौन बनाएगा, और फिर आपके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जिनको आप लोग सेलेक्ट करते हैं कि जाइए आप हमारे लिए रूल्स बनाइए, तो वही जाके फिर क्या करते हैं, आप लोगों के लिए रूल्स बनाते हैं। क्लियर हो गया। तो सेकंड वर्क क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, चलो देखते हैं। द सेकंड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। तो यही सेकंड काम है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, कि पहले तो आप ये डिसाइड करेंगे कि पावर्स के पास होंगी सोसाइटी में डिसीजन लेने की, जो कि आपके लिए रूल्स बनाएगा, ठीक है ना, और किस तरीके से आपकी गवर्नमेंट चलेगी, ये आपका काम हो गया कौन सा, नंबर 2। ठीक है। चलिए अब देखते हैं, आपने पावर तो दे दी लोगों को, आपने उनको इलेक्ट कर दिया, उनको आपने पावरफुल बना दिया, अब वो जा रहे हैं असेंबली में और आपके लिए रूल्स बना रहे हैं। अब क्या पता आपके पास जो रूल्स बन रहे हैं वो सही भी हो सकते हैं, कुछ गलत भी हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम। चलिए अब आगे देखते हैं, हमारा अगला पॉइंट क्या है, लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। आ गया आपके पास सॉल्यूशन। तो यही आपका सॉल्यूशन है कि जो आपकी पावर आप लोगों ने उनको दी है, ये पावर आपने उनको दी है क्या करने के लिए, रूल्स बनाने के लिए अपने लिए। अगर वो उस पावर को गलत यूज़ करते हैं, आपके लिए गलत रूल बना रहे हैं, आपको नहीं चाहिए, ठीक है, किसी एक सोसाइटी को ज़्यादा दबा रहे हैं, दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, लिमिटेशन आ गई है पावर्स की। अब लिमिटेशन कैसे आई है देखेंगे।
But this is clearly not enough. Suppose you decide who had the authority to make decisions. आपने authority दे दी किसी को कि suppose वो आपके लिए rule बनाएंगे. But then this authority passed laws that you thought were patiently unfair. तो आपको लगा कि ये चीज़ गलत है, गलत रूल इन्होंने बना दिया है, ठीक है. इट प्रोहिबिटेड यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन फॉर इंस्टेंस. तो आपको क्या कह रहा है वो कि सपोज उन्होंने ऐसा रूल बना दिया जिससे कि आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, ओके. और इट एंजॉयड दैट क्लोथ्स ऑफ अ सर्टेन कलर वर प्रोहिबिटेड. और आपको सपोज एक और रूल बना दिया कि आप इस कलर के कपड़े नहीं पहन सकते, ठीक है. और दैट यू वर नॉट फ्री टू सिंग सर्टेन सॉन्ग्स, और दैट पीपल हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप और कास्ट और रिलीजन वुड ऑलवेज हैव टू सर्व अदर एंड वुड नॉट बी अलाउड टू रिटेन एनी प्रॉपर्टी. अब अगर सपोज ऐसे रूल्स किसी ने बना दिए जिनको आपने यहाँ से नंबर 2 पावर दी थी कि भाई आप जाओ हमारे रूल्स बनाओ, और उन्होंने ये सब बना दिया, तो फिर तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा. तो ठीक है, उसी चीज़ के लिए क्या आया है यहाँ पे वर्ड लिमिटेशन आया है. तो अब लिमिटेशन क्या होगा, ठीक है, चलिए देखते हैं. यू वुड ऑब्वियसली थिंक दीज लॉज वर अनजस्ट एंड अनफेयर. ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये जो भी है ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है. एंड इवन दो दे वर पास्ड बाय गवर्नमेंट एंड हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस. तो आपको पता है कि जब गलत था उसके बावजूद भी ये क्या हो गए, आपके लॉज बन गए और आपकी गवर्नमेंट में ये लॉज आ गए, ठीक है. तो इसके लिए अब तीसरा काम आ गया कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो क्या करेगा. सो द थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन. तो यहाँ पे एक लिमिटेशन बना दी गई है कि भाई गवर्नमेंट क्या करेगी, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती है. कुछ ऐसे काम हैं, सपोज ये 10 चीज़ें हैं 1 to 10, इन 10 चीज़ों पे गवर्नमेंट कुछ अपने रूल्स चेंज नहीं कर सकती है, ये लोगों के पास होने ही चाहिए. तो वो लिमिट्स क्या बनाई गई, वो लिमिट्स का नाम ही रखा गया फंडामेंटल. अब जो फंडामेंटल मतलब जो बेसिक चीज़, ये तो रहेगी ही रहेगी. कहीं आपने कह दिया, गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है कि अब तो आप जी भी नहीं सकते, 25 साल तक जियोगे बस, तो ये आपका क्या हो गया, फंडामेंटल राइट आपका छिन गया यहाँ से. तो वही चीज़ वो कह रहे हैं कि कुछ लिमिट्स जो हैं उन लिमिट्स को ही आपका फंडामेंटल आपका राइट्स कहा गया. तो जो ये लिमिट्स हैं इनको कभी भी कोई गवर्नमेंट क्या कर, नेवर ट्रेसपास दैम, तो कभी भी इस चीज़ को उल्लंघन नहीं कर पाएगी. जो अगर लिमिट एक बार सेट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसको वो कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे. तो ये समझ में आ गया आपको. तीसरा काम क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का है, टू लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी वेज. अब वो कैसे करती है, द मोस्ट कॉमन वे ऑफ लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट इज़ टू स्पेसिफिक सर्टेन फंडामेंटल राइट्स दैट अलाउ अस टू पोजेस एज सिटीजन्स एंड विच नो गवर्नमेंट कैन एवर बी अलाउड टू वायलेट. अब आपको मैंने ये सारी चीज़ बता दी है कि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स बन जाएंगे जिनको कभी भी कोई भी गवर्नमेंट आपकी चेंज नहीं कर पाएगी, ठीक है. तो अगला पॉइंट देखते हैं अब क्या है. चलिए अगला पॉइंट है एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी. अब क्या है आपकी जो इच्छाएं हैं सोसाइटी की, जो उनकी मांग है और जो उनके गोल्स हैं, जो लक्ष्य हैं, कैसे कैसे होते हैं, चलिए देखते हैं आगे. मोस्ट ऑफ द ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशंस लिमिटेड देमसेल्व्स लार्जली टू एलोकेटिंग decision making powers and setting some limits of government powers, but many 20th century constitutions, of which the Indian constitution is the finest example, also provide an enabling framework for the government to do certain positive things. अब वो क्या है positive things देखेंगे. जो आपकी सोसाइटी की एस्पिरेशंस हैं, जो गोल हैं, उनको दिखाने की, वो उसको दिखाना चाहता है आपको. कैसे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पर्टिकुलरली इनोवेटेड इन दिस रिस्पेक्ट. तो उसी तरीके से क्या कह रहा है वो कि तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उस तरीके से इनोवेटिव बनाया गया कि वो सोसाइटीज़ की जो पावर्स हैं, जो गवर्नमेंट की जो पावर है उसको क्या कर सके, वो अनेबल कर सके, जिससे कि वो क्या कर सके, पॉजिटिव मेजर्स ले सके. उन मेजर्स से क्या होगा, आपका जो आपके पास इनइक्वालिटीज़ होंगी, जो डेप्रिवेशंस होंगे, जो आपके नेगेटिव डाइवर्सिटीज़ होंगी, उन सबको क्या कर सके, वो कम कर सके. जैसे कि आपके पास कैसा है वो देखिए. फॉर एग्जांपल, इंडिया एस्पायर्स टू बी अ सोसाइटी दैट इज़ फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, आपको पता है इसके लिए लॉ बन चुके हैं, आप भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कास्ट के बेस पे. इफ़ दिस इज़ आवर सोसाइटीज़ एस्पिरेशन, अगर ये हमारे सोसाइटी की एस्पिरेशन है कि वो यही चाहते हैं, द गवर्नमेंट विल हैव टू बी
enable or empower to take all necessary steps to achieve this goal। अगर आप उनको पावर नहीं दोगे गवर्नमेंट को कि वो इसके लिए रूल्स बना सके कि भाई हमें ये चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इसके बेस पे, तो जब आप पावर दोगे गवर्नमेंट को तभी तो वो नेसेसरी स्टेप ले पाएगी। ठीक है। In a country like South Africa, which had a deep history of racial discrimination, its new constitution had to enable the government to end racial discrimination। तो ये सब आपको समझाना चाह रहे हैं कि जैसे हमारी कंट्री है तो वहाँ पे अगर कास्टिज्म की प्रॉब्लम थी, तो साउथ अफ्रीका के अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसको रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ेगा। वहाँ पे जो आपका जो कलर के हिसाब से जो था डिस्क्रिमिनेशन, वो उसके लिए रूल्स बनाएगी। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको वो पावर्स एम्पावर होनी चाहिए कि वो उतने पावर रखे कि उसके लिए वो अपना रूल्स सेट कर सके। ठीक है ना। तो अब देखेंगे इस पिक्चर में क्या हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे इस पिक्चर में क्या हो रहा है कि नेहरू जी बीच में खड़े हैं। वो क्या है, डिफरेंट एस्पिरेशंस हैं लोगों की, देखिए, और उन दोनों तरफ को वो क्या करना चाह रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। दोनों के एस्पिरेशंस के बीच में दोनों को एक बैलेंस करना चाह रहे हैं, दोनों तरफ से इक्वालिटी वो दिखा रहे हैं। ठीक है ना। तो यही चीज़ काम है आपका गवर्नमेंट का कि वो इस तरीके से डिसीजंस ले कि सोसाइटी में बैलेंस बना रहे। चलिए और आगे देखते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से सोसाइटीज़ आपकी गवर्न होगी कॉन्स्टिट्यूशन से, और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को एम्पावर मिलेगा, पावर रहेगी वो, और उसको वो किस तरीके से यूज़ करेगा सोसाइटी के एस्पिरेशंस के लिए, जो उनकी इच्छाएं हैं, जो उनके लक्ष्य हैं, उनको पूरा करने के लिए किस तरीके से कोई भी गवर्नमेंट आपकी काम करेगी। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए तो अब इसी से हम देखते हैं कि आपका जो फोर्थ पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, देखिए, द फोर्थ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू अनेबल द गवर्नमेंट to fulfill the aspirations of a society and create conditions for a just society। तो मतलब आपको समझ में आया, ये तो हमने डिस्कस किया अभी कि गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ऐसी पावर्स होंगी जिससे कि वो एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी के लिए काम करे, सोसाइटी की इच्छाओं को पूरा करे, उनके लक्ष्य को पूरा करे। चलिए अब हमारे पास अगला टॉपिक है फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ ऑफ अ पीपल। तो इसमें देखेंगे किस टाइप की आइडेंटिटीज़ की यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलिए, जब हम एक्चुअली दो टाइप की यहाँ पे आइडेंटिटीज़ की बात कर रहा है, जब हम एज ए कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात करते हैं, और जो भी आपका उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी आपके पास उसमें आर्टिकल्स हैं, उन सब के लिए जो भी नॉर्म्स बने हैं उनमें आप जब एग्री होते हैं एज ए कलेक्टिव आइडेंटिटी, मतलब आपको एज ए इंडिविजुअल नहीं देखा जाएगा किसी भी नॉर्म्स के लिए, जो भी नॉर्म होगा वो सबके लिए होगा कलेक्टिव आइडेंटिटी के टाइप में, समझ गए आप। तो उस टाइप में भी आपकी एक आइडेंटिटी होती है जब आपको सबके साथ दिया जाता है, तो वो हो गई आपकी कलेक्टिव आइडेंटिटी, जिससे जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिलती है। दूसरी हो गई आपकी मोरल आइडेंटिटी। अब मोरल आइडेंटिटी क्या होता है, जैसे कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, कुछ आपके ऐसे राइट्स हैं, ठीक है, कुछ आपके ऐसे एस्पिरेशंस हैं, गोल्स हैं, फ्रीडम्स हैं जिनको कोई भी ट्रेसपास नहीं कर सकता एज ए इंडिविजुअल आपको। तो वो आपका क्या हो गया, आपका इंडिविजुअल राइट्स हो गया, आपके आइडेंटिटी हो गई आपकी, जो कि कोई भी आपको ट्रेसपास करके नॉर्म्स नहीं बना सकता। ठीक है ना। अब देखते हैं हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जैसे कि हमारे पास अराउंड द वर्ल्ड। अब वो क्या है, चलिए देखते हैं, और कैसे उनमें डिफरेंसेस हैं या नहीं हैं देखते हैं आगे। अब हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, दे आर डिफरेंट इन मैनी वेज। अब क्या है वो देखेंगे। इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे इंजॉय इन मैनी प्रूडेंशियल डिटेल्स। अब उनके पास बहुत सारे अलग अलग डिटेल्स होती हैं उनके इलाके के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से। ठीक है। अब जैसे कि अगर हम बात करें मोस्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उनका फोकस कहाँ होता है, उनका फोकस होता है कि भाई जो भी आपकी गवर्नमेंट हो वो कैसी हो, डेमोक्रेटिक हो। ठीक है ना। और उसका काम क्या हो, उनका काम हो सिटीजन्स के जो बेसिक राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। यही तो मेन काम है आजकल की जो भी मॉडर्न डेमोक्रेसी है, उसका मेन फोकस यही है कि उनका जो एक तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाए, दूसरा उनका जो काम है वो है कि अपने सिटीजन्स के बेसिक राइट्स को वो प्रोटेक्ट करे। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, देखेंगे क्या करें। बट कॉन्स्टिट्यूशंस आर डिफरेंट इन द वे दे आर इम्बॉडी। इम्बॉडी का मतलब होता है वो पैदा हुआ है, जन्म हुआ है उनका किस तरीके से। तो जिस तरीके से उनका जन्म हुआ है उस तरीके से वो अलग अलग हुए हैं। कैसे, मतलब कंसेप्शंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, मतलब जो नेशनल आइडेंटिटी के हिसाब से उनकी जो मतलब जैसे नेशनल आइडेंटिटी थी
उस हिसाब से आपके कॉन्स्टिट्यूशन का स्टैब्लिशमेंट हुआ है। जैसे कि मोस्ट नेशंस आर एन अमलगमेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस। अब जो जितने भी आपके मैक्सिमम जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशंस बने हैं वो एक तरीके से आपके अमलगमेशन का मतलब होता है मिक्सचर हैं किसके, हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस के, कि भाई हिस्ट्री में ऐसा होता रहा था, ये चीज़ें हुई थी इसलिए ऐसा कानून होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी, इसी वजह से वो मैक्सिमम जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन है वो बने हैं। ठीक है, दे वेव टुगेदर द डाइवर्स ग्रुप दैट रिसाइड विद इन द नेशन इन डिफरेंट वेज। और उन सब ने उस जो आपके जिनकी हम अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो उन्होंने क्या किया कि सबको जो डाइवर्स ग्रुप थे अपने साथ करने के लिए सबको एक साथ बुन दिया लॉ बना के, अब भाई आप लोग सब एक साथ रहेंगे। जैसे कि हम एक बात करें जर्मन की, तो जर्मन की जो जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था वो एथनिक कंपोजिशन के बेस पर बना था कि भाई जो यहाँ के लोग हैं, जो जर्मन के लोग हैं वो ही क्या है आपके इस कंट्री के सिटीजनशिप लेंगे या वो ही आपके यहाँ के लोग कहलाएंगे। बट अगर हम बात करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कोई भी एथनिक आइडेंटिटी नहीं देता किसी को भी, जिससे कि आप कह सको कि ये क्राइटेरिया है सिटीजनशिप का। क्लियर हो गया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई भी आपको आइडेंटिटी प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, different nations embody different conceptions of what the relationship between the different regions of a nation and the central government should be। तो कोई भी मतलब आपको ऐसा नॉर्म्स नहीं बना होगा कि भाई ऐसा होना चाहिए, स्टेट और रिलीजन के बीच में उनका रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना, दिस रिलेशनशिप कॉन्स्टिट्यूट्स द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ अ कंट्री। और इसी से क्या पता चलता है हमको, देश की एक आइडेंटिटी का पता चलता है कि ये देश कैसा है। अगर आप बात करें ऐसे देश की जो अपनी एथनिक चीज़ों को ही फोकस करता है कि भाई इस टाइप के लोग रहेंगे, तो आप सोच सकते हैं वो देश किस तरीके का होगा। और अगर आप अपने देश की बात करें तो हमको पता है हमारा देश किस तरीके से है, ना ही हमने किसी एक लैंग्वेज को फोकस किया है, ना ही एक रिलीजन को फोकस किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, सबको इक्वालिटी का ऑप्शन दिया है, तो उससे आइडेंटिटी पता चलती है किसी भी रिलीजन की कि वो किस टाइप का है। चलिए अब हमारे पास है अगला टॉपिक है कि हमारे पास द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। वी हैव आउटलाइन सम ऑफ द फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म्स। हमने अभी देखा कुछ फंक्शंस देखे हमने कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन करता है। दीज फंक्शंस एक्सप्लेन व्हाई मोस्ट सोसाइटीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। और उसी से हमें आइडिया लग गया कि क्यों मैक्सिमम जो सोसाइटीज हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन। बट देयर आर 3 फर्दर क्वेश्चंस वी कैन आस्क अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो क्या क्वेश्चन है देखते हैं, चलिए हम। नंबर 1 क्वेश्चन इज व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड इज हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड इज अ कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट। आप देखेंगे क्या इसका मतलब है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए। इन मोस्ट कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट दैट कंप्राइज अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स अबाउट द स्टेट। ये तो सिंपल से डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की कि भाई उसके अंदर क्या लिखे होंगे, एक डॉक्यूमेंट होगा और उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिखे होंगे, रूल्स लिखे होंगे, वही आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको यही इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। स्पेसिफाइंग हाउ द स्टेट इज टू बी कंटिन्यूड एंड व्हाट नॉर्म्स इट शुड फॉलो, ये सब लिखा होता है। When we ask for the constitution of a country, we are usually referring to this document। अब अगर हम किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम किसी डॉक्यूमेंट की तो बात कर रहे होते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है। बट सम कंट्रीज, द यूनाइटेड किंगडम फॉर इंस्टेंस, डू नॉट हैव वन सिंगल डॉक्यूमेंट दैट वी कैन कॉल द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनके पास कोई एक सिंगल बुक या एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उनके पास क्या है देखेंगे। Rather they have a series of documents। उनके पास क्या है, सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, एक के बाद एक के बाद एक बनते रहे और वो डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाते रहे। और क्या है उनके पास, डिसीजंस दैट टेकन कलेक्टिवली आर रेफर्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो उन्होंने एक साथ जैसे असेंबली में या कलेक्टिवली उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं उनको वो क्या कहते हैं आपके, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। So we can say that constitution is the document or set of documents that seeks to perform the functions that we mentioned above। अब तो उससे पहले जो भी हमने पढ़े थे
कि क्या क्या फंक्शन होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहा है कि यही वो कॉन्स्टिट्यूशन है। वो आपका क्या हो सकता है, एक डॉक्यूमेंट हो सकता है या सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो सकता है जो कि इन एक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, चलिए आगे देखें और क्या कहना चाह रहे हैं। बट मैनी कॉन्स्टिट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर, दे आर मेयर वर्ड्स एग्जिस्टिंग ऑन अ parchment. The crucial question is how effective is a constitution? What makes it effective? What ensures that it has a real impact on the lives of people? Making a constitution effective depends upon many factors. अब इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ लिया, पर वो कह रहा है मैक्सिमम जो कॉन्स्टिट्यूशन है कई जो कंट्रीज़ हैं उनके जो अभी तक वो केवल डॉक्यूमेंट में ही है, उन्होंने प्रैक्टिकली उसको इफेक्टिव नहीं बनाया लोगों के लिए। तो अब उसके लिए सवाल है कि हम उसको कैसे इफेक्टिव बनाएंगे और क्या इफेक्टिव बनाता है कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है ना। और रियल में क्या वो जो आपने सिक्योरिटी मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से लोगों को कि भाई आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, क्या वो है सिक्योरिटी लोगों को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर्स है दूसरी बात कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, मोड ऑफ प्रमलगेशन। अब प्रमलगेशन का मतलब होता है एक तरीके से प्रसार करना, किसी चीज़ को फैलाना। ठीक है, तो देखेंगे इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। दिस रेफर्स टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इन टू बींग, हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव इन। तो ये मेन क्वेश्चन है यहाँ पे कि मतलब जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे आपके एक्शन में आता है। दूसरी बात, उसको क्राफ्ट किसने किया। अब जिसने क्राफ्ट किया क्या उसकी उतनी क्रेडिबिलिटी थी, मतलब उसकी इतनी अथॉरिटी थी कि उसके पास इतना अधिकार था कि वो उसको क्राफ्ट कर दे, या उन्होंने ज़बरदस्ती कर दिया, फोर्सली कर दिया। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे इसमें। इन मैनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशंस रिमेन डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब होता है मृत, मरे हुए रहते हैं वो। क्यों? बिकॉज दे आर क्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर्स, और लीडर्स हु आर नॉट पॉपुलर डू नॉट हैव एबिलिटी टू कैरी द पब्लिक विद देम। समझ में आ गया आपको? ऐसे लोगों ने बना दिया, एक तो जो मिलिट्री लीडर थे, दूसरी बात ऐसे लोगों ने बना दिया, ऐसे लीडर्स ने बना दिया जिनकी खुद क्रेडिबिलिटी नहीं थी, लोगों को उनको ट्रस्ट नहीं था उनके ऊपर। तो जब जिसके ऊपर ट्रस्ट नहीं था उसने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन पे भी कैसे ट्रस्ट करेंगे। तो ये समझ में आ गया आपको। द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस like India, South Africa, United States are constitutions which were crafted in aftermath of popular national movements। अब समझ में आ गया होगा आपको कि ये सक्सेसफुल क्यों कह रहा है इनको, क्योंकि ये स्ट्रगल के बाद बने हैं। नेशनल स्ट्रगल हुआ है, देश में हर आदमी ने एक स्ट्रगल किया है अपने फ्रीडम के लिए, अपनी अलग अलग जो आपकी डिस्क्रिमिनेशन है उसके लिए। तो जब ये सब हुआ है उन्हीं को देख के जो पॉपुलर लीडर्स थे जिन्होंने इन मूवमेंट्स में लोगों को आगे लीड किया, उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसके ऊपर उनका ट्रस्ट हुआ, जिससे कि वो सक्सेसफुल एक तरीके से आपके कॉन्स्टिट्यूशन बने। ठीक है ना। Although India's constitution was formally created by a constituent assembly between December 1946 to November 1949, it drew upon a long history of nationalist movement that had a remarkable ability to take along different sections of government society together। अब आपको पता चली गया है, मैंने बता चुका हूँ कि ये सब आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये इसमें जो इन्फ्लुएंस था वो किसका सबसे ज़्यादा था, रिमार्केबल था एक तरीके से नेशनलिस्ट जो मूवमेंट थे, क्योंकि उसमें उससे क्या सीखने को मिला था कि सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर अपना क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ वहाँ से आई थी, तो सब लोग एक साथ गैदर हुए थे, तो वही चीज़ आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Fact that it was drawn up by people who enjoyed immense public credibility। तो यही तो कह रहा था मैं कि जो आपका जो ड्रॉ किया गया कॉन्स्टिट्यूशन वो लोगों के द्वारा किया गया, क्योंकि सब लोग उसमें क्या थे, इन्वॉल्व थे, सबके पास क्या था, क्रेडिबिलिटी थी लोगों की, क्योंकि वो उनके साथ काम कर रहे थे, एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। ठीक है ना। हु हैड अ कैपेसिटी टू नेगोशिएट एंड कमांड द रिस्पेक्ट ऑफ अ वाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और उनके पास क्या थी, कमांड थी, जिससे कि वो जो डिफरेंट डाइवर्सिटी के ग्रुप एक साथ काम कर रहे हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट में, उन सबको अपने साथ लेके चल रहे थे। इसका मतलब क्या है, उनके ऊपर उनके पास कैपेसिटी थी नेगोशिएशन करने की या कमांड करने की कि कैसे सबको एक साथ कर सकें हम। ठीक है। एंड हु वर एबल टू कन्विंस पीपल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द
एग्रेंडिशमेंट, तो उन्होंने ये बिलीव करवाया कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है केवल एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है ना, जिससे कि आपके केवल एग्रेंडिशमेंट का मतलब होता है उन्नति होगी बस, ठीक है ना। किस चीज़ की उन्नति होगी? केवल उनकी जो पर्सनल पावर होगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। द फाइनल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्टेड द बोर्ड इंटरनेशनल कंसेंस एट दैट टाइम। तो जो उस टाइम का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो केवल आपकी पर्सनल पावर को बढ़ाने के लिए नहीं था, जबकि वो किसके लिए था? जो आपके नेशनल कंसेंसस थे, जो आपके नेशनल जो ऐसे टॉपिक थे या जो ऐसे आपके जो प्रॉब्लम्स थी, नेशनल प्रॉब्लम्स थी, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया उस चीज़ का, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं हम। Some countries have subjected their constitutions to full-fledged referendum where all the people vote on the desirability of constitution। तो कई कंट्रीज़ ने क्या किया कि वहाँ पे अपने रेफरेंडम को बोलते हैं आपका, हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, क्या होता है, वेरी गुड, आपको कहते हैं जनमत। तो जब आप जनमत, कई कंट्रीज़ ने क्या किया, जनमत ले लिया कि भाई क्या कहते हैं सब लोग, सबने कहा कि हम ये चाहते हैं, तो उस तरीके से उन्होंने डिसाइड कर लिया, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नेवर सब्जेक्टेड टू सच अ रेफरेंडम। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या हुआ, नेवर द लेस कैरिड इनॉर्मस पब्लिक अथॉरिटी। तो उन्होंने क्या किया, पब्लिक अथॉरिटी दे दी सीधा कि आप लोग डिसाइड करो, बिकॉज इट हैड द कंसेंसस एंड बैकिंग ऑफ लीडर्स हु वर देमसेल्व्स पॉपुलर। क्लियर हो गया। तो इससे क्या मिला, एक तरीके से सपोर्ट मिला उन लीडर्स को जो कि खुद से पहले से पॉपुलर थे, तो लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया। ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ वॉज नॉट सब्जेक्टेड टू अ रेफरेंडम, द पीपल अडॉप्टेड इट एज देयर ओन बाय अबाइडिंग बाय इट्स प्रोविजंस। तो लोगों ने क्या किया, इसको अपना मानकर कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे प्रोविजन से लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। देयरफॉर द अथॉरिटी ऑफ पीपल हु इनेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स द डिटरमाइन इन द पार्ट इट्स प्रोस्पेक्ट्स फॉर सक्सेस। ठीक है, ये चीज़ हमारा उसका रिजल्ट होगा कि जब लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसके जो जितने भी आपके रिजल्ट्स थे वो सारे क्या थे, सक्सेसफुल थे, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम अगला टॉपिक क्या है। अब है हमारे का सब्सटेंसेस प्रोविंसेस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका मतलब क्या है, चलिए देखेंगे। इट इज़ द हॉलमार्क ऑफ अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट गिव्स एवरीवन इन सोसाइटी सम रीजंस टू गो अलोंग विद इट्स प्रोविजंस। सस्टेन का मतलब समझ में आ गया कि ऐसे प्रोविजंस जो सबको एक साथ लेके चल सके और सबको कुछ ना कुछ मिला है सस्टेन करने के लिए, तभी तो सब लोग एक साथ चल रहे हैं। और अगर एक ही चीज़, एक ही व्यक्ति को या एक ही सेक्शन या एक ही सोसाइटी को सब कुछ मिल जाए, तो दूसरी सोसाइटी उनके साथ काम क्यों करेगी या उनके साथ क्यों रहेगी, ना ही वो उस रूल को फॉलो करेगी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं आप क्या कह रहे हैं। दैट फॉर इंस्टेंस अलाउड परमानेंट मेजोरिटी टू ऑप्रेस माइनॉरिटी। अब उससे भी क्या होगा, कई बार आपको दूसरा चीज़ भी हो सकता है कि आपकी जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी को क्या कर सकती है, ऑप्रेस कर सकती है। ग्रुप्स विद इन सोसाइटी वुड हैव माइनॉरिटीज़ नो रीज़न टू गो अलॉन्ग। अब उससे क्या होगा कि कई बार क्या हो जाएगा कि जो कुछ ग्रुप्स होंगे ऐसे, उनको लगेगा हमें इनके साथ जाने का क्या फ़ायदा, जब हमारे को ये कुछ मान ही नहीं रहे, हमारे को कोई पावर नहीं है, हमारे पास दबाए जा रहे हैं इनको, तो ये जो माइनॉरिटी ग्रुप होगा वो उनके साथ कंटिन्यू क्यों करेगा, ठीक है। ना ही उस कॉन्स्टिट्यूशन को वो अप्लाई करेंगे, ना ही वो उसको मानेंगे, क्लियर। और अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट सिस्टमेटिकली प्रिविलेज सम मेंबर्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, और द सिस्टमेटिकली इंट्रेंच द पावर। इंट्रेंच का मतलब होता है घेरना, ठीक है, द पावर ऑफ स्मॉलर ग्रुप्स इन द सोसाइटी। या वो ऐसा कर दे, या कोई कॉन्स्टिट्यूशन या कोई प्रोविजन ऐसा हो कि जो स्मॉलर ग्रुप्स या जो माइनॉरिटी है उनको घेर दे एक जगह पे, ठीक है, उनको कुछ करने न दे। वुड सीज टू कमांड एलिजेंस। अब जो स्मॉल ग्रुप्स को उन्होंने एक तरीके से घेर लिया, तो उससे क्या होगा, वो सीज हो जाएंगे एक जगह पे, और उनकी जो आपकी वफादारी होगी, एलिजेंस का मतलब हो गया आपका जो उनकी वफादारी होगी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, खत्म, रुक जाएगी, क्यों करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो, ठीक है। इफ एनी ग्रुप फील्स देयर आइडेंटिटी इज बीइंग स्टिफल्ड। स्टिफल्ड का मतलब होता है आपका दबाया गया, उनकी आइडेंटिटी को ख़त्म किया गया। दे विल हैव नो रीज़न टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो क्यों करेंगे उसको फॉलो, कॉन्स्टिट्यूशन को, जो उनके लिए ऐसा काम करेगा वो उसको फॉलो करेंगे, ठीक है ना। नो कॉन्स्टिट्यूशन बाय इटसेल्फ अचीव्स परफेक्ट जस्टिस। अपने आप में तो कुछ करेगा नहीं कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट हैज़ टू
कन्विंस पीपल दैट इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर परस्यूइंग बेसिक जस्टिस। पर कॉन्स्टिट्यूशन खुद नहीं करेगा, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा फ्रेमवर्क है, ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे कि वो क्या कर सकता है, जस्टिस देगा लोगों को अगर उनके साथ कोई भी इनजस्टिस हुआ होगा, ठीक है ना।